हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो हम लोग जो 12th फिजिक्स का जो सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आप हम लोग जो पहला बुक है फिजिक्स का, जिसमें 8वां चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग, उस पर हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने पूछे गए हैं और जो भी संभावना है पूछने की, हम लोग डिटेल चर्चा किए हैं। पूरे टॉपिक को कवर करने के साथ जितने बात उस चैप्टर में उपयोग होते हैं, सारे आपको टॉपिक भी जो है कवर करा दिए गए हैं उसमें। इसी तरह हम लोग ऑप्टिक्स को भी मतलब कवर करेंगे कि ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं वो भी सोल्व हो जाए आपसे। तो कंसेप्ट करने के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का पहला जो है शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक परावर्तन से है। तो परावर्तन को समझने के लिए जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपका इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्न में से कौन परावर्तन के नियम को दर्शाता है। तो परावर्तन के नियम कौन से हैं? तो पहला नियम है कि ये मान कर चलिए कोई भी सतह है, कोई भी सतह जिस पर कोई प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो अब यहां से परावर्तित कैसे होगा? तो यहां पर सबसे पहले हमको आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचना पड़ता है। मतलब ये जो सतह है, जिस बिंदु पर ये प्रकाश आपतित हुई है, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ये बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। जिस सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित हुई है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु पर इस रेखा के हिसाब से आप एक लंब खींचिए। ये जो सतह है, इस सतह पर लंब खींचना है इस बिंदु पर। तो ये जो है कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री दर्शा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया इसे अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। I बराबर आपतन कोण। I हो गया आपतन कोण, ठीक है। तो जितना कोण के साथ ये आया है उतना ही कोण के साथ ये परावर्तित होगा। मतलब ये जितना कोण है, I जितना है, उतना ही जो है परावर्तित कोण भी होना चाहिए। मतलब I और R, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक, उतना ही कोण के साथ इसको परावर्तित कीजिए, ठीक। ये हो गया परावर्तित किरण। सतह से परावर्तन के बाद जो किरण गुजरी है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये कोण कहलाता है R। ये अभिलंब के साथ जो कोण बना है वो R कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे R से दर्शाते हैं। तो R हो गया परावर्तन कोण। R हो गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। कोण I इक्वल टू कोण R। ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये भी होगा, हमेशा यही होता है, ठीक है। दूसरा जो परावर्तन का नियम है वो है कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह में होना चाहिए। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है, ये देखिए, जैसे कहने का मतलब हमारे पास एक हो गया इस तरह से,
ठीक, ये हो गया, मान कर चलिए आपतित किरण ये आ रही है और ये जा रही है। आपतित किरण ये हो गया, ये अविलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक, ये तीनों देख लीजिए, ये हमारे हाथ जो है इस तीनों हाथ को टच कर रहा है अभी के समय में। ऐसे देखिए कि ये तीनों हाथ को टच कर रहा है, लेकिन अगर एक पेन अगर ऐसे हो जाए इस तरह से, देखिए अभी भी सेम सब कुछ है, उतना ही कोण बना रहा है अभी भी, लेकिन ये तीनों अब एक सतह में नहीं रहा है। अगर एक सतह में इसको करना है तो इसके लिए ये तीनों इस तरह से होना चाहिए, तभी ये तीनों एक सतह में हो पाएगा। तो अभी जिस तरह से है इसको कहेंगे एक सतह में, लेकिन अगर ये एक भी अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो ये एक सतह में नहीं रहा। अब इसके लिए एक सतह हो गया, इसके लिए एक सतह हो गया और इसके लिए एक सतह हो गया। तो हमेशा एक सतह में होना चाहिए तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों हमेशा एक ही सतह में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से अगर 2-3 बातें और थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर सतह गोलीय हो इस तरह से और यहां पर एक रेखा आई, ठीक है, तो कैसे होगा? तो देखिए ये आपतित किरण हो गया, तो नियम हमेशा वही रहेगा, चाहे कोई भी रेखा सतह कैसी भी हो, नियम परावर्तन का नियम नहीं बदलने वाला है, नियम तो वही रहेगा। लेकिन यहां पर अविलंब कैसे खींचे? तो देखिए अविलंब हमेशा, मान कर चलिए ये गोला है तो इसका केंद्र अगर यहाँ कहीं है तो यहाँ कहीं होना चाहिए केंद्र, तो इस केंद्र से होते हुए इस बिंदु पर हम लोगों को अविलंब खींचना है, तो इस केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ये इस पर अविलंब होगा ही। ये जो रेखा अभी बना है ये केंद्र से इसको मिला दीजिए, ये जो है रेखा हमेशा इस पर अविलंब होगा। तो ये जो कोण है I, ये कोण कहलाता है, अविलंब के साथ जो कोण बना है ये कहलाता है I, और उतने ही कोण के साथ ये परावर्तित भी होगा, ये हो गया R। तो I और R हमेशा बराबर होता है। एक तो ये बात हो गया कि चाहे सतह कैसा भी हो, आपको परावर्तन का नियम नहीं बदलने वाला है, बस आप अविलंब उस बिंदु पर अगर खींच लिए तो जितना कोण के साथ आया है उतना ही कोण के साथ इसको परावर्तित कर दीजिए। कोई आदमी अगर ऐसे, अगर मान कर चलिए इस सतह पर ऐसे आपतित होता, ऐसे आपतित होगा तो क्या होगा, इसका परावर्तन कैसे होगा? तो देखिए सिंपल सी बात है कि इस बिंदु पर हमको अविलंब खींचना है, ये हो गया आपतन बिंदु। तो यहाँ केंद्र अगर माने हैं हम, तो यहां से आप एक रेखा आगे की तरफ ऐसे खींचिए, ये हो गया अविलंब, और अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ये हो गया I। तो इतना बड़ा कोण के साथ आपको परावर्तित भी करना पड़ेगा, तो ये होगा इसका R, ये होगा R। तो परावर्तन का नियम चाहे किसी भी सतह पर आए, बस अगर आप अविलंब खींच लिए तो आपके लिए फिर बनाना आसान है। तो चाहे सतह कैसा भी हो, परावर्तन का नियम यही रहने वाला है। एक और बात यहां से कि मान करके चलिए ये सतह है और आपतित किरण ऐसे आई है, अविलंब के साथ ही 90 डिग्री के साथ ही आई है, तो देखिए अविलंब भी यही हो गया, ठीक है, और इस तरह जो रेखा आएगी तो इसका परावर्तन भी इसी बिंदु पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर I का मान कितना हो गया 0, तो R का मान भी होगा 0। क्यों होगा? तो देखिए अविलंब और आपतन बिंदु, आपतित किरण के बीच का कोण हमको देखना है। अगर ये रेखा इसी पर आ गया तो तब तो कोण बिल्कुल बना ही नहीं, कोण तो यहाँ पर बिल्कुल बना ही नहीं ना। ये रेखा अगर ये जो आपतन बिंदु है, आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, ये अगर अविलंब पर ही उठकर आ जाए तो अभी तो देखिए अभी जैसे है उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा है यहाँ, लेकिन अगर ये रेखा उठ करके इसी पर आ जाए तो क्या कोई कोण बनेगा? कोई कुछ कोण नहीं बनेगा। कोण कितना हो जाएगा 0। तो 0 डिग्री के साथ आया है तो 0 डिग्री के साथ ही जाएगा, तो इसीलिए ये 0 डिग्री के साथ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको I और मतलब जो लंबवत आती है वो उसी सतह पर वापस लौट जाती है। जो रेखा लंबवत आएगी वो उसी सतह पर, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो जो 90 डिग्री के साथ आएगी वो 90 डिग्री के साथ ही जाएगी, और यहाँ पर I का मान कितना हो जाता है 0 डिग्री, तो R का मान भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में
परावर्तन के नियम में कौन कौन से बराबर है, सॉरी कौन कौन से दर्शा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, परावर्तन का नियम है ये, पहला नियम तो यही कहता है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम यही तो कहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब अगला है कि गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र कहलाता है। अब दर्पण जो है, तीन दर्पण आप लोगों को पढ़ना है। एक होता है समतल दर्पण, इसको कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। और एक होता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इस तरह से समझिए, ये एक गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोला है, और हमने एक इतना यहां से काट लिया और इतना यहां से काट लिया। तो यहां से जो काटे हम यहां से जो काटे यहां दिखा रहे हैं, और यहां से जो काटते हैं वो हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसका अगर अंदर वाला भाग पेंट कर दिया जाए तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण, और इसका भी हम इसी साइड पेंट कर रहे हैं, लेकिन ये वृत्त के लिए तो बाहरी भाग हो गया, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। तीन तरह के दर्पण है, समतल, उत्तल और अवतल। खैर ये दोनों गोलीय दर्पण कहलाता है, चूंकि ये गोला का भाग है तो इसलिए ये गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र है, तो ये इसका केंद्र, ये जो है ये केंद्र कहलाता है, ये ज्यामितीय केंद्र हुआ। तो ये जो ज्यामितीय केंद्र है ये कहलाता है इसका ध्रुव, गोलीय दर्पण का ये कहलाता है ध्रुव। ठीक है, और इसका जो, ठीक है, इसको अगले टर्म में हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र है ये ध्रुव कहलाएगा। इसी तरह यहां पर भी ठीक बीचों बीच जो बिंदु आएगा, बोलिए अभी जितना काटे हैं उसका ठीक बीचों बीच जो बिंदु आएगा उससे आप एक रेखा खींच लीजिए, ये मुख अक्ष होता है और ये ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं। ध्रुव मतलब अंग्रेजी में इसको पोल कहते हैं, तो पोल का पहला अक्षर हमेशा वही पी जो है इसका संकेत हो जाएगा। तो ध्रुव को पी से संकेत करते हैं, और ये जो ज्यामितीय केंद्र अर्थात ठीक बीचों बीच वाला जो भाग है दर्पण का, वो उसका ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र क्या कहलाएगा, तो उसका ध्रुव कहलाएगा। इसका सी उत्तर बिल्कुल सही है, गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र इसका ध्रुव कहलाता है। अगला आते हैं, अगला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण अभी हम लोग देखे दो प्रकार का था, एक तो ये था जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, और एक ये था जिसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ये उत्तल है और ये अवतल है। और मान लेते हैं कि ये जो वृत्त का भाग है इसको हम लोग कहते हैं, ये जिस वृत्त का भाग था इसको केंद्र मान लिए, ये इस तरह का वृत्त मान लेते हैं कि था। थोड़ा सा अंडाकार हो गया, लेकिन खैर ठीक है, वृत्त से बना ही देते हैं। ठीक है, अब ये इसका केंद्र है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो ये जो दर्पण है, दर्पण का शुरुआत वाला पॉइंट ये है, लास्ट वाला पॉइंट ये है, इस तरह से, और इसका ठीक बीचों बीच वाला जो बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। दर्पण का ये हो गया ज्यामितीय केंद्र। इसी तरह इसका शुरुआत वाला बिंदु ये और लास्ट वाला बिंदु ये, इसके ठीक बीचों बीच जो पड़ेगा इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव, और ये जो जिस गोले का ये दर्पण भाग है, जिस गोले का
भाग है उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस तरह वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी तरह ये कुछ इस तरह से ये इसका मुख्य अक्ष होगा। तो मुख्य अक्ष कौन सा होता है? समझ गए? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ध्रुव। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक है, अब अगला आते हैं। कह रहा है कि F बराबर r/2 सत्य है। ठीक है, किसके लिए सत्य है? F बराबर r/2 गोलीय दर्पण के लिए है, समतल दर्पण के लिए है, दोनों के लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो F बराबर r/2 हम लोग देखे हैं कि अभी हम लोग देखे कि ये जो इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। और इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इस तरह ये जो वृत्त बना, ठीक है, इसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और इसके बीचों बीच वाला भाग को हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसके बीचों बीच वाला भाग को कहेंगे इसका ध्रुव। ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, ये हो गया उत्तल दर्पण का ध्रुव। ये मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसको C से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को C से दर्शाया जाता है। अब इस दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो इसके ध्रुव और इसके वक्रता केंद्र के बीच जो ठीक बीचों बीच जगह होगा इसको कहते हैं फोकस। और इसके लिए अगर बात किया जाए तो इसके केंद्र और इसके ध्रुव के बीच के मतलब दूरी को कहेंगे फोकस। ये फोकस हो गया अवतल दर्पण का, ये फोकस हो गया उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का ये फोकस और ये अवतल का। ये फोकस किसका है? उत्तल का। और ये फोकस है अवतल का। ठीक, तो ये गोलीय दर्पण के लिए तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई कहने दो राय वाली बात नहीं है। F बराबर r/2। क्या ये समतल दर्पण के लिए सही है? तो देखिए, गोलीय दर्पण मतलब अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए सही है। समतल दर्पण के लिए सही है। तो दर्पण तीन ही प्रकार के हैं और F बराबर r/2 तीनों के लिए सही है। तो बात यहाँ पर यह होता है कि अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होगा? फिर तब समतल दर्पण का फोकस कहाँ होगा? जैसे इसका फोकस तो हमको दिख रहा है, तो इसका फोकस इसका केंद्र हम यहाँ मान ले और इसका यहाँ मान ले। इसका वृत्त तो बन रहा है, लेकिन इसका वृत्त कैसे बनेगा? इसका वृत्त तो बन ही नहीं पाएगा। तो इसको ऐसे सोचिए, जो सीधी आपको पृथ्वी आपको कैसी नजर आती है? जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो कैसी नजर आती है? सीधी ही ना। लेकिन आप क्या पढ़ते हैं? जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो जब गोल है तो आपको काहे नहीं दिख रहा है? गोल काहे नहीं दिख रहा है? तो इसका सही उत्तर यह है कि हम पृथ्वी के बहुत छोटे भाग को देख पाते हैं, इसलिए पृथ्वी हमको समतल नजर आती है, मतलब एक लाइन में नजर आती है, गोल नहीं नजर आती है। चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है और पृथ्वी के हम बहुत छोटे हिस्से को देख पाते हैं, इसलिए हमें वो समतल नजर आती है, न कि गोलीय नजर आती है। तो यही बात यहाँ पर भी न लागू होता है कि ये जो आपको सीधा दिख रहा है, ये दरअसल ये भी गोलीय है, लेकिन इसका गोला बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है जिस तरह आप पृथ्वी को मतलब समझते हैं, उसी तरह इसको समझिए कि इसका गोला
बहुत बड़ा है, तो इसका केंद्र, जब इसका गोला बहुत बड़ा है तो इसका केंद्र भी बहुत बड़ा होगा, यहां से बहुत दूरी पर होगा। तो इसलिए इसका जो केंद्र होगा, और जो केंद्र यहां से, इसको अगर हम ध्रुव मान ले, इसका P मान ले इसको, तो P से लेकर के और इसका केंद्र तक जो दूरी होगा, जैसे यहाँ पर इस वृत्त का जो भाग है, इसके केंद्र ही को तो हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो C हो गया वक्रता केंद्र, C मतलब वक्रता केंद्र, F मतलब फोकस, वक्रता केंद्र का अंग्रेजी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसलिए इसको C से दर्शाते हैं। तो वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, फोकस को तो हिंदी अंग्रेजी एक ही बात है, तो फोकस को F से दर्शाते हैं। तो इसका जो सी, अच्छा एक बात और, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग कहते हैं R से दर्शाते हैं, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र तक की, मतलब जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो R का मान इसके लिए होगा, ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए R का मान हो जाता है इनफाइनाइट। तो F बराबर होता है R/2, तो इनफाइनाइट बाय 2 ये भी इनफाइनाइट ही होगा। तो समतल दर्पण का फोकस कितना होता है? अनंत। इनफाइनाइट मतलब अनंत, तो समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। लेकिन समतल दर्पण का भी फोकस होता है, ऐसा नहीं है कि इसका फोकस नहीं होता है। समतल दर्पण का फोकस कितना होगा? अनंत होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, तो वो अनंत होता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों दर्पण के लिए सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो समतल दर्पण का ये बात याद रखिएगा कि समतल दर्पण के पास भी फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, तो लेकिन इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो बहुत दूरी पर होता है, इसलिए इसका फोकस भी बहुत दूरी पर होगा। और ऐसे दूरी को हम लोग फिजिक्स में जब मतलब काउंटिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो उसी को हम लोग अनंत कह देते हैं। अनंत कोई जगह नहीं है, बस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग अनंत कह देते हैं इसको। ठीक है, और हम लोग का सिलेबस में उतना हम लोगों को ज्यादा नहीं है। और लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का, जो परावर्तन से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि हम लोग जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम मतलब फेट फाड़ करके कवर करेंगे। अगर टॉपिक हिसाब से करते हैं तो इसमें आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और जो है आपको क्वेश्चन मतलब पढ़ने में भी मजा आएगा। तो कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है, इसलिए हम लोग टॉपिक हिसाब से चल रहे हैं। तो अभी इस मतलब लेक्चर में हम लोग सिर्फ परावर्तन को फोकस कर रहे हैं। अगला जो आएगा उसमें हम लोग अपवर्तन को फोकस करेंगे, फिर आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, फिर तरह तरह के जो प्रिज्म होता है प्रकाश का विक्षेपण वो देखेंगे, वर्ण विक्षेपण। तो इस तरह हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे, तो परेशान मत होइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी खत्म होगा, जो क्वेश्चन परावर्तन से भी बस एक ही मतलब टॉपिक पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में जो 2023 में पूछा गया था। और परावर्तन से ज्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन सब होता है कि समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, अवतल में कैसा बनता है, उत्तल में कैसा बनता है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, वो 10वां में है फिलहाल। मतलब जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उस पर हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। तो सिलेबस में उसको समझने के लिए, उसको जो है जब हम लोग डिटेल चैप्टर हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम लोग टॉपिक हिसाब से जब लेक्चर में देखेंगे तो वहां पर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे, उन्हीं टॉपिक पर हम लोग विशेष जोर देंगे और आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक अगला जो क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? तो देखिए, अब ये गोलीय दर्पण कहने का मतलब कोई एक दर्पण ले लीजिए, मान करके चलिए कि हम उत्तल ही ले रहे हैं, उत्तल। ठीक है, अब एक बात ये समझ लीजिए कि आप गोलीय दर्पण को चाहे पानी में डुबा करके रखिए या हवा में रखिए, कहीं भी रखिए, ये जिस गोले का भाग होगा, ये जिस गोले का भाग होगा उसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ये जो दर्पण का ज्यामितीय केंद्र है उसको ध्रुव कहते हैं। और इसके ठीक बीचों बीच जो दूरी रहती है इसको एफ कहते हैं, मतलब फोकस कहते हैं। सॉरी, एफ बड़ा एफ से दर्शाते हैं, छोटका एफ ये दूरी को छोटका एफ से दर्शाते हैं। तो ये जो बड़का फोकस है, अब
इस गोलीय दर्पण को कहीं भी रख दीजिए, इसका केंद्र तो यही रहने वाला है, केंद्र तो नहीं बदल जाएगा। कहीं भी रख देने से केंद्र बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो इसका फोकस भी नहीं बदलने वाला है, बराबर r/2 हर जगह के लिए सही है। तो न इसका केंद्र बदलने वाला है, न इसका फोकस बदलने वाला है। चाहे आप इसको कहीं भी रख लीजिए, परावर्तन का नियम हर जगह सत्य है। जितने एंगल के साथ आएगा उतने ही एंगल के साथ जाएगा। लेंस में ये बात बदल जाता है, क्योंकि देखिए मेन बात क्या है कि यहाँ पर मान कर चलिए कि एक समानांतर रेखा आती है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद जहां से होते हुए जाएगी उसे हम लोग फोकस कहते हैं। जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा आती है तो उस परावर्तन के बाद जहां से होते हुए जाती है वही मतलब वो उसका केंद्र होता है। अब देखिए यहाँ पर बात ये है, अच्छा इसको समझने के लिए ठीक है रहने दीजिए। तो यहाँ अगर आपको केंद्र अभिलंब खींचना है, ये आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब खींचना है तो अभिलंब कैसे खींचेगा? तो क्या बताए थे उसमें, जब वक्र रेखा था, टेढ़ी रेखा थी, तो आप केंद्र को इससे मिला दीजिए, वही इसका अभिलंब होगा। ये अभिलंब रेखा होगा, केंद्र से मिला दीजिए। तो देखिए ज्यादा मत सोचना है, बस केंद्र से आप मिला दीजिए, केंद्र से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, ये अभिलंब ही होगा। इस पर, इस बिंदु पर ये अभिलंब होगा। तो ये I है, तो ये चाहे पानी में हो या कहीं भी हो उतने ही एंगल के साथ परावर्तित होगी, और इसका जो परावर्तन होगा ये कुछ इस तरह से आपको होगा, ये होगा R, ठीक है। तो इसमें नहीं परिवर्तन होने वाला है, चाहे आप पानी में रखिए या कहीं भी रखिए, ये परिवर्तन नहीं होने वाला है। और इसका जो फोकस है, देखिए परावर्तन के बाद जिस, दरअसल ये तो फोकस से होते नहीं जाएगी, इसलिए पीछे हम मतलब उत्तल में ऐसे ही फिर इमेज बनता है। तो ये जो फोकस से गई तो जिस बिंदु से जाएगी वही इसका फोकस होता है। तो चाहे आप पानी में रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, इसका फोकस नहीं बदलने वाला है। तो दर्पण का फोकस किसी भी स्थिति में, या कहीं भी पानी में डुबाइए, क्रिसोनी में डुबाइए या सरसों तेल में डुबाइए, कहीं भी डुबाइए, इसके फोकस में परिवर्तन होने वाला नहीं है। परावर्तन का नियम हर जगह के लिए समान है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका सही उत्तर, कि कहीं भी डुबाने पर इसका फोकस नहीं चेंज होने वाला है, मतलब समान रहेगी। किसी भी स्थिति में इसका फोकस परिवर्तित नहीं होगा। तो हर स्थिति में इसका फोकस क्या होगा? समान होगा। तो गोलीय दर्पण का जो पानी में डुबाइए या किसी भी चीज में डुबाइए, फोकस नहीं बदलेगी, समान रहेगी। तो आज हम लोग परावर्तन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकते थे, और टॉपिक जो मतलब देखे हम लोग कि जो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हम लोग करते चलते हैं, तो इस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो होगा ही होगा। और जो क्वेश्चन बैंक है वो तो निश्चित रूप से हम लोग क्वेश्चन बैंक के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद आपको इसके अलावा, क्वेश्चन बैंक के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको खत्म होते चलेगा, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा, ताकि चैप्टर भी आपका कंप्लीट होते चले। तो इतना कुछ जो है आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।